नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये दोस्तों प्याज किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्याज के कंद का जो साइज़ है वो दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों अगर प्याज के कंद का साइज ज़्यादा होगा तो हमारा उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा, साथ ही मंडियों में उस प्याज को रेट भी जो है वह दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों जो प्याज का कंद होता है वह दोस्तों हमें बढ़ाना काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो प्याज का कंद होता है तो उसे हम कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों हमारी प्याज की फसल जब 2 महीने या 2 महीने के पार हो जाती है, यानी कि 60 दिन से लेकर 100 दिन के बीच का जो टाइम है, तो इस समय हमें प्याज का कंद बढ़ाने के लिए कौन कौन से खाद उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर देने चाहिए, जिससे कि दोस्तों जो प्याज का कंद है वह दोस्तों मोटा किया जा सके। और दोस्तों बढ़ते टेम्परेचर की वजह से प्याज में आने वाला जो थ्रिप्स होता है तो उसे हम कैसे कंट्रोल करें, यानी कि थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हमें इसमें कौन सी दवाई का जो है वो उपयोग करना होगा, इसके बारे में भी दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही दोस्तों थ्रिप के साथ ही प्याज में जो ब्लाइट है, साथ ही पर्पल ब्लोच है, साथ ही जो झुलसा है, तो उसे भी दोस्तों हम कंट्रोल कैसे करें, तो ये भी दोस्तों जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। इन सभी बीमारियों से हमारी प्याज की फसल को हम कैसे बचाएं, इसके बारे में दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं, ताकि दोस्तों हमारी प्याज की फसल आखिरी टाइम तक एकदम पूरी तरीके से लसग्रीन रहे। साथ ही दोस्तों एक तरफ तो हमारा जो प्याज का उत्पादन है वह दोस्तों अच्छे से अच्छा निकले, साथ ही दूसरी तरफ जो मंडी भाव है वो भी दोस्तों हमें बढ़िया से बढ़िया देखने को मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में A to Z जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है ना ये दोस्तों बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि जो प्याज का कंद होता है वह आखिर मोटा कैसे होता है या कम मोटा कैसा रह जाता है, तो इसके बारे में हम दोस्तों सबसे पहले जानकारी लेते हैं। प्याज का कंद दोस्तों कम मोटा रहने में या कंद मोटा करने में 3-4 दोस्तों कारण होता है। तो चलिए जानते हैं वह कौन से कारण है। सबसे पहला जो कारण होता है वह होता है दोस्तों आपने बेसल डोज में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, साथ ही पोटैश यह अगर आपने खाद दिए है तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये आपने खाद बेसल डोज में दिए है तो आपके प्याज कंद का जो साइज है वह दोस्तों आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर आपने यह खाद बेसल डोज में नहीं डाला है तो आपके प्याज का जो कंद का साइज है वह दोस्तों कम मोटा रह जाएगा। दूसरा कारण इसमें दोस्तों होता है पौधरोपण का, यानी कि आपने जो इसका ट्रांसप्लांट आपके खेत में किया है प्याज का जो नर्सरी का, तो आपने किस तरीके से किया है, यानी कि किस डिस्टेंस में किया है। अगर आपने सही तरीके से पौधरोपण किया है तो आपके जो प्याज का कंद का साइज है वह दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी, यानी कि प्याज की जो आपने नर्सरी का ट्रांसप्लांट किया था तो उस वक्त दोस्तों आपने जो पौधे से पौधे की दूरी है वो कितनी रखी थी, इसके ऊपर भी दोस्तों प्याज का जो कंद का साइज है वह दोस्तों डिपेंड रहता है। काफी किसान भाई बोलते हैं कि अगर हम 1 एकड़ में ज्यादा पौधे बिठाएंगे तो हमारा उत्पादन ज्यादा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जो प्याज की नर्सरी का ट्रांसप्लांट करने वाले हो तो उसका जो डिस्टेंस है वह दोस्तों आपको सही तरीके से करना होगा। तो क्या डिस्टेंस में आपको लगाना चाहिए जिसकी वजह से कि आपको जो प्याज के कंद का साइज है वह दोस्तों ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो सही अंतर होता है, यानी कि सही डिस्टेंस होता है, आप जब प्याज की नर्सरी का ट्रांसप्लांट आपके खेत में कर रहे हो तो उस टाइम दोस्तों आपको जो पौधे से पौधे की दूरी है वह दोस्तों 6 इंच रखना है। 6 इंच अगर आप दूरी रखते हो तो आपके जो प्याज की ग्रोथ है वह भी दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। साथ ही प्याज का जो कंद का साइज है वह भी दोस्तों आपको मोटा साथ ही तगड़ा देखने को दोस्तों मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप प्याज की खेती यानी कि प्याज का नर्सरी का ट्रांसप्लांट करते हो तो आपको जो उत्पादन में जो है वह दोस्तों बढ़वार देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों तीसरा कारण होता है बीज का, यानी कि सीड का। आपने अगर शुरुआत में सीड सिलेक्शन बढ़िया तरीके से किया है तो आपको उत्पादन भी बढ़िया से बढ़िया दोस्तों देखने को मिलेगा। साथ ही जो प्याज का कंद का साइज है वह भी दोस्तों आपको शानदार देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको शुरुआत में जो सीड सिलेक्शन होता है वह दोस्तों बढ़िया तरीके से करना होगा। अगर आपने शुरुआत में बीज का चुनाव बढ़िया तरीके से किया है तो आपको कंद का साइज भी बढ़िया दोस्तों देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों अगर आपने नर्सरी सही टाइम पर बनाई है, साथ ही नर्सरी आपने स्वस्थ तरीके से बनाई है, यानी कि सही मैनेजमेंट से आपने अगर नर्सरी बनाई है, साथ ही वह नर्सरी का ट्रांसप्लांट आपके खेत में दोस्तों बढ़िया तरीके से किया है, यानी कि स्वस्थ नर्सरी का वो अगर लगाते टाइम हेल्दी होंगे तो आपको जो कंद का साइज है साथ ही उत्पादन है वो दोस्तों आपको शानदार देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपकी प्याज की फसल तेजी से दोस्तों ग्रोथ भी करेगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आपको 60 दिन के बाद में प्याज में कौन सा जो है वह खाद डालना चाहिए। तो दोस्तों खाद में तो आपको सबसे पहले लेना है DAP, यानी कि दोस्तों डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो जो DAP का डोज है पर एकड़ के लिए वह दोस्तों आपको 30 किलोग्राम से लेकर 35 किलोग्राम लेना है। साथ ही दोस्तों DAP के साथ में आपको दोस्तों इसमें MOP यानी कि दोस्तों म्यूरेट ऑफ पोटैश भी दोस्तों लेना है। तो म्यूरेट ऑफ पोटैश का जो डोज है पर एकड़ के लिए दोस्तों आपको 30 किलोग्राम लेना है। इन दोनों खाद से प्याज का जो कंद का साइज है वह दोस्तों मोटा देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों इस खाद से हमारी फसल बीमारियों से भी डटकर मुकाबला कर पाएगी। इन दोनों खाद को दोस्तों यानी कि DAP को और MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटैश, इस खाद को दोस्तों आपको प्याज की खेत के अंदर डाल देना है। साथ ही ऊपर से आपको सिंचाई
कर देनी है। आगे बढ़ते टेम्परेचर से हमारी फसल दोस्तों स्ट्रेस से बच पाएगी। साथ ही दोस्तों यह खाद डालने के बाद आपने जो सिंचाई कर दी, तो सिंचाई करने के बाद जैसा ही दोस्तों आप आपके खेत के अंदर जा सको, तो उस टाइम दोस्तों आपको जो है वो पर एकड़ के हिसाब से 15 किलोग्राम दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट का दोस्तों छिड़काव कर देना है, यानी कि ऊपर से ब्रॉडकास्टिंग दोस्तों आपको कर देना है। आप दोस्तों जब कैल्शियम नाइट्रेट आपके खेत में डाल रहे हो, तो उस टाइम दोस्तों अगर आपके खेत में नमी होगी तो ये दोस्तों अच्छे से काम करेगी, साथ ही पौधे उसे दोस्तों अच्छे से ग्रहण भी कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको कैल्शियम नाइट्रेट को जब आपके खेत में नमी होती है तो उस टाइम आपको दोस्तों डाल देना है, यानी कि आपने DAP और MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दिया और उसके बाद आपने सिंचाई कर दी। तो सिंचाई करने के बाद जैसे ही आप आपके खेत में जा सको, तो उस टाइम दोस्तों आपको कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम पर एकड़ के लिए आपको दोस्तों डाल देना है। आप बोलेंगे दोस्तों DAP के साथ में क्या हम कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं? इसका जवाब दोस्तों नहीं है, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट आप अगर DAP खाद के साथ डालते हो तो यह दोस्तों दोनों खाद आपस में ही लड़ जाएंगे, यानी कि दोस्तों आपस में ही यह दोनों खाद रिएक्शन कर जाएंगे, यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट और DAP। तो इसलिए दोस्तों आपको इन दोनों खाद को यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट को और DAP इस खाद को दोस्तों आपको अलग अलग करके डालना है। पहले तो दोस्तों आपको DAP और MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश ये दोस्तों शुरुआत में डाल देना है सिंचाई से पहले। साथ ही दोस्तों यह दो खाद आपने डाल दिए और उसके बाद आपने सिंचाई कर दी। तो सिंचाई करने के बाद आपको दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो दोस्तों डाल देना है, यानी कि DAP और MOP को आपको सिंचाई से पहले डालना है और जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है उसे दोस्तों आपको सिंचाई के बाद में डालना है। तो यह बात दोस्तों आप जरूर से ध्यान में रखिए। यह खाद डालने के बाद दोस्तों आपको एक जरूरी काम करना है, तो वह है दोस्तों स्प्रे। आपको दोस्तों यह खाद डालने के बाद एक स्प्रे लेना है। तो स्प्रे में दोस्तों आपको इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की भी स्प्रे करनी है। साथ ही दोस्तों आपको टॉनिक में NPK 05234 इसकी भी दोस्तों स्प्रे करनी है। साथ ही दोस्तों NPK 05234 के साथ में आपको दोस्तों बोरान का भी जो है वह स्प्रे कर देना है। तो बोरान का जो डोज है वो दोस्तों आपको पर एकड़ के लिए 100 ग्राम लेना है। साथ ही दोस्तों जो 05234 इस NPK यानी कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का डोज है वो दोस्तों आपको 1 लीटर पानी के लिए 6 ग्राम दोस्तों उपयोग करना है, यानी कि आपको 6 ग्राम NPK 05234 का उपयोग करना है। साथ ही बोरान का आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के लिए दोस्तों उपयोग करना है। तो इसका दोस्तों आपको ऊपर से फोलियर स्प्रे जो है वह कर देना है। हमने नीचे से तो फास्फोरस और पोटेश दिया, साथ ही ऊपर से भी हमने WSF यानी कि दोस्तों वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर इसका भी दोस्तों स्प्रे कर दिया। तो ये दोनों भी अच्छी तरीके से काम करेंगे और हमारी प्याज की फसल एकदम पूरी तरीके से लस ग्रीन दोस्तों हमें दिखाई देगी। 3-4 दिन में आपको दोस्तों इस खाद के और इस स्प्रे के रिजल्ट दोस्तों देखने को मिलेंगे, यानी कि 3-4 दिनों में ही आपकी प्याज की फसल पूरी तरीके से दोस्तों एकदम लस ग्रीन हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको इस टाइम पे कौन से इंसेक्टिसाइड और कौन से फंगिसाइड यानी कि कीटनाशक और फफूंदनाशक का कौन सा स्प्रे करना है, यानी कि कौन सी दवाइयों का आपको इस टाइम पे उपयोग करना है, यानी कि 60 दिन से लेकर 100 दिन के बीच का जो टाइम होता है। तो इस समय हमें कौन से इंसेक्टिसाइड साथ ही फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे बढ़ते टेम्परेचर की वजह से हमारी प्याज की फसल में दोस्तों जो थ्रिप्स होता है तो वह दोस्तों ज्यादा मात्रा में होता है। तो थ्रिप्स को दोस्तों हमें जो है वो सबसे पहले तो बढ़िया तरीके से कंट्रोल करना होगा। थ्रिप्स आने के दोस्तों मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ। तो दोस्तों थ्रिप जो आता है वह आता है दोस्तों बदलते मौसम की वजह से, यानी कि ऊपर अगर बादल आ जाए तो उस वक्त दोस्तों थ्रिप्स हमारे खेत में ज्यादा मात्रा में आता है, यानी कि ऊपर अगर बादल बनेंगे तो थ्रिप्स दोस्तों उस टाइम पे हमारे खेत में ज्यादा मात्रा में आता है। साथ ही दोस्तों ज्यादा बढ़ते टेम्परेचर की वजह से भी थ्रिप्स दोस्तों ज्यादा मात्रा में आता है। तो दोस्तों थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप दोस्तों डेलीगेट नाम से जो दवा आती है इसका दोस्तों आप उपयोग कर सकते हो, या इसके अलावा दोस्तों ट्रेसर नाम से जो दवा आती है तो इसका भी दोस्तों आप उपयोग कर सकते हो। अगर आपके खेत में थ्रिप्स जो है वह ज्यादा मात्रा में है तो उस टाइम दोस्तों आप BASF की एक्सपोनस इसका भी दोस्तों उपयोग कर सकते हो, अगर ज्यादा थ्रिप्स आपके खेत में है तो उस टाइम पे। लेकिन दोस्तों मैंने जो आपको अभी 3 दवाइयां बताई तो इसमें से दोस्तों आपको किसी भी एक ही दवाई का उपयोग करना है। साथ ही दोस्तों इसके साथ ही आपको दोस्तों अल्फामेथ्रिन भी लेना है 10% वाला EC, जो कि दोस्तों अल्फामेथ्रिन स्टॉप नाम से आता है। तो ये तो हो गया दोस्तों इंसेक्टिसाइड का यानी कि कीटनाशक। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको कौन से फंगिसाइड यानी कि दोस्तों फफूंदनाशक का स्प्रे करना है। तो दोस्तों इसमें आप ले सकते हो सिजेंटा का फोलियो गोल्ड। इसके अलावा दोस्तों आप बायर का फोलिकोर ले सकते हो। तो फोलिकोर में टेबिकोनाजोल 25% होता है, तो इसका भी दोस्तों आप उपयोग कर सकते हैं। मैंने जो आपको 2 फंगिसाइड बताए यानी कि 2 फफूंदनाशक बताए, तो इसमें से दोस्तों आपको एक ही फंगिसाइड यानी कि एक ही फफूंदनाशक का स्प्रे करना है। तो इस तरीके से दोस्तों थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए साथ ही फंगस को कंट्रोल करने के लिए आप दोस्तों यह स्प्रे ले सकते हो। साथ ही मैंने खाद भी आपको बताया कि कौन सा खाद डालना होगा। साथ ही NPK का मैंने आपको स्प्रे भी बताया कि NPK का आपको कौन सा स्प्रे करना है शानदार हरी भरी हमारी प्याज की फसल करने के लिए। साथ ही इंसेक्टिसाइड और फंगी
फंगिसाइड यानी कि कीटनाशक और फफूंदनाशक का स्प्रे भी मैंने दोस्तों आपको बताया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यह खाद डाल सकते हो। साथ ही मैंने जो आपको स्प्रे बताया तो यह स्प्रे आप दोस्तों कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना और यह वीडियो दोस्तों दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर भी अवश्य कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।